हेलो, माय नेम इज़ रोहित एंड आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन के मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 एक्सपेंशन वाल्व, नंबर 4 इवापोरेटर। एक और कंपोनेंट होता है जो कि होता है रेफ्रिजरेशन फ्लूइड। अब नंबर 1 कंपोनेंट की बात करें, कंप्रेसर, ये हमारे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पर जो हमारा फ्लूइड होगा उसका टेम्परेचर प्रेशराइज करेगा। जब कंप्रेसर से कंडेंसर में हमारा फ्लूइड एंटर करता है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला फ्लूइड कंडेंसर के कांटेक्ट में आके कंडेंसर में जब फ्लो करेगा तो कंडेंसर के वॉल के थ्रू वो हीट रिजेक्ट करेगा, क्योंकि जो उसका टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा है और हमारा कंडेंसर कोइल है वो हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। अब ये जो टेम्परेचर था वो प्रीवियस टेम्परेचर यानी कि कंडेंसर जो टेम्परेचर निकल रहा है उस टेम्परेचर से कम होगा। ज़्यादा तो कम नहीं होगा और थोड़ा कम होगा, इसमें टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हमारा कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में एंटर करेगा, एक्सपेंशन वाल्व में हमारा टेम्परेचर भी घटेगा और प्रेशर भी घटेगा। जैसे कि हम ऑलरेडी टेम्परेचर को घटा चुके हैं तो टेम्परेचर और घटेगा, क्योंकि हम इनिशियल स्टेट यानी कि वॉल्यूम के तौर पर इनिशियल स्टेट में आने पर उसका टेम्परेचर भी घटेगा और प्रेशर भी घटेगा। बट ये टेम्परेचर बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा। यही रेफ्रिजरेंट अब लो टेम्परेचर के साथ इवापोरेटर में एंटर करेगा। इवापोरेटर एक ऐसे पर्टिकुलर स्पेस में प्लेस होगा जहाँ हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी है। अब इस कूलिंग प्रोविजन से के पूरे साइकिल को हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा जो इसका यूज़ किस लिए, ज़रूरत किस लिए पड़ी। इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट है हमारा एयर यूज़ होगा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। बट इसमें जो एयर जो होगी वो प्रीवियस फ्लूइड के या रेफ्रिजरेंट के मुकाबले में थोड़ा कम इफेक्ट देगी, इफेक्ट कम होगा बट रेफ्रिजरेशन अच्छा देगा, सस्ता देगा, चीपेस्ट वे बोल सकते हैं आप। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? एयरक्राफ्ट में इसका यूज़ होता है प्रेशर, क्योंकि एयरक्राफ्ट में प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर रिड्यूस और प्रेशर इंक्रीज करने के लिए इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक एयर एम्बियंट एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर एयर एंटर कर रही है। अब ये एयर रैमिंग के थ्रू यानी कि फैन के थ्रू अंदर जाके कंप्रेस हो जाती है। जो हमारा मेन कंप्रेसर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेन कंप्रेसर और ये गैस टरबाइन। जो ये गैस टरबाइन और मेन कंप्रेसर का काम क्या होता है, ये हमारा जो एनर्जी एयरक्राफ्ट को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बट इसी कंप्रेस्ड एयर से यहाँ से हम एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं। जो कंप्रेस्ड एयर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ उसको हीट एक्सचेंजर से पास किया जाता है। बट हीट एक्सचेंजर किसके साथ की जाती है? हमारी जो रैम्ड एयर होगी उसका टेम्परेचर भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा मेन कंप्रेसर से आने वाली एयर के कंपैरिजन में। तो दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, हीट ट्रांसमिशन होगी हाई कंप्रेस्ड एयर से लो कंप्रेस्ड एयर की तरफ। अब हीट रिमूवल यहाँ पे हुआ इस स्टेज में। अब नेक्स्ट स्टेज जो होगा हमारा ये वाला, यहाँ पे हमारा जो टर्बाइन होगी। अब वो टर्बाइन
हमारी रन करेगी और इसको एक्सपेंड करने का काम करेगी। एक्सपेंशन के बाद जो फाइनली हमारी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर के में जो हमारे जो एयर मिलेगी वो हमारी सीधा कैबिन में रिलीज कर दी जाएगी, या सीधा कॉन्टेक्ट कैबिन के कॉन्टेक्ट में डाल जाएगी। अब वो एयर हमें कूलिंग प्रोवाइड करेगी। और ये कूलिंग इस वजह से प्रोवाइड करेगी क्योंकि जो हमारा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो फ्लूइड है, जो रेफ्रिजरेंट है, वो ऑलरेडी अपनी पहली स्टेज से ठंडा है, यानी कि उसका टेम्परेचर कम है। अब वो हमारे एटमॉस्फेयर को टेम्परेचर देगा। अब जो हमारी रैम्ड एयर आ रही थी रेफ्रिजरेशन हीट एक्सचेंजर से बाद, हीट एक्सचेंज करने के बाद वो फाइनली कूलिंग एयर के थ्रू बाहर निकल जाएगी। Now this is the diagram of that air refrigeration system। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 2 रैमिंग हो रही है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बट अगर जो कंपैरिजन किया जाए यहाँ से 1 से 2 और 2 डैश से 3 डैश के तक पास, तो हमारा क्या दिख पा रहा है यहाँ पे, जो हमारा 2 डैश और 3 तक जो कंप्रेशन हो रहा है वो 1 से 2 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। 1 से 2 में कम कंप्रेशन होगा और 2 डैश से 3 डैश में ज़्यादा कंप्रेशन होगा। बट आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 से 2 डैश ये हमारा जो कंप्रेशन होगा मतलब फैन होगा, जो रैमिंग होगी वो 100% तो देनी होगी, कंप्रेस नहीं करेगी, उसके एफिशिएंसी 100% तो होगी नहीं। अब उसमें भी कुछ एरर होगी। उस एरर के तौर पर जो हमारा टेम्परेचर फिक्स रहेगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल तो है नहीं, टेम्परेचर फिक्स रहेगा और हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। उस प्रैक्टिकल कंडीशन के लिए हमारा जो ओरिजिनल प्रेशर होगा, यानी कि जो प्रैक्टिकल प्रेशर होगा वो 2 डैश होगा। अब यहाँ पे 2 डैश से 3 डैश पे आप देख पा रहे हैं सेम ऐसे ही यहाँ पे कुछ एरर्स होगी। उस एरर्स को शो करने के लिए यहाँ पे जो हमारा जो लाइन होगी वो स्ट्रेट ना होकर थोड़ा पैराबोलिक टाइप होगी। अब नेक्स्ट स्टेप 3 डैश से 4 डैश, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारे प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर लाइन जा रही है, प्रेशर कांस्टेंट होगा बट टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा था। और यहाँ से 4 से 5 में हमारा यहाँ एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन में क्या होता है, हमारा वॉल्यूम भी घटेगा, यानी कि प्रेशर भी घटेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। जैसे कि दिख पा रहा है यहाँ पे यह P3 से हमारा PC तक आ रहा है और टेम्परेचर T4 से T5 तक। अब सेम यहाँ पे भी थोड़ा जो हमारा टेम्परेचर रिडक्शन होगा स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, वो पैराबोलिक टाइप होगा। नाउ अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट प्रोसेस में कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। कंप्रेशन प्रोसेस यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जो कि एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के तौर पर हमारा जो 1 से 2 होगा वो हमारा P2/P1 इक्वल टू T2/T1 टू द पावर गामा -1 गामा। ऐसे ही प्रोसेस 2 to 3। हम यहाँ पे 2 डैश और 3 डैश नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो 2 डैश से 3 के करेंगे। और जो यहाँ पे जो एंट्रोपी होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी। अब यहाँ पे इट इज ऑल्सो एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सेम यहाँ पे भी हमारा जो P3 यानी कि हायर टेम्परेचर अपॉन लोअर टेम्परेचर इक्वल टू हायर प्रेशर अपॉन लोअर प्रेशर इक्वल टू हायर टेम्परेचर अपॉन लोअर टेम्परेचर टू द पावर गामा -1 गामा। और जो हमारा कंप्रेसर का वर्क डन होगा वो हमारा होगा MACP T3 डैश, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे T3 डैश और -T2 डैश। अब आपसे प्रोसेस 3 to 4 में क्या होगा, प्रोसेस 3 to 4
ये प्रोसेस 3 to 4 में हमारा जो इन दिस प्रोसेस एयर इज कंप्रेस्ड एंड कूल्ड इन दिस, और यहाँ पे जो हमारा जो हीट जो होगा, हीट रिडक्शन होगा, या क्या क्या बोल सकते हैं हम, रिजेक्टेड हीट रिजेक्टेड होगी, तो वो क्या होगी, QR इक्वल टू MACP T3 माइनस T4। अब ये जो हीट होगी वो हमारे फॉर्मूले से आएगी, Q इक्वल टू होता है MCP डेल्टा T। यहाँ पे जो प्रेशर कांस्टेंट है इस वजह से CP, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमारा CV। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस 4 to 5। प्रोसेस 4 to 5 में दिख रहा है यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, ये रहा, यहाँ पे ये एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। अब इस एक्सपेंशन प्रोसेस में हमारा जो टर्बाइन का वर्क होगा वो हमारा होगा MACP T4 माइनस T5 डेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा हमारा जो कि इवापोरेटर में होगा, इवापोरेटर में, और इवापोरेटर में जो हीट का एक्सचेंज होगा, यानी कि हीट जो ऐड होगी उसके लिए जो हमारा हीट एडेड वो होगा MACP T6 माइनस T5 डेस। नाउ एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, रैमिंग एफिशिएंसी। जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि 100% एफिशिएंसी नहीं होगी, उस एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए, उस एफिशिएंसी से हमारा प्रेशर कैलकुलेशन के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होगा, जो कि होता है एक्चुअल राइज इन प्रेशर अपॉन आइसेंट्रोपिक राइज इन प्रेशर। अब यहाँ पे एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल है यहाँ पे अगर हम प्रोसेस 1 to 2 में देखें तो एक्चुअल तो हमारा होगा 1 से 2 डेज, और जो हमारा आइसेंट्रोपिक होगा वो 1 से 2 होगा। अब रैमिंग एफिशिएंसीज में तो ऐसे निकाल लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रोसेस 1 से 2 के लिए P2 डैश माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी हीट एक्सचेंजर एफिशिएंसी। अब हीट एक्सचेंजर एफिशिएंसी का रोल यहाँ पे प्ले होगा, यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। अब हीट एक्सचेंजर एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी T3 डैश माइनस T4 अपॉन T3 डैश माइनस T2। अब इसकी एफिशिएंसी की जो नॉर्मली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड अपॉन वर्क डन। हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट था वो था MACP T6 माइनस T5 डैश, और जो हमारा वर्क डन होगा वो इनका दोनों का सम होगा। सॉरी, जो हमारा वर्क डन होगा वो हमारा कंप्रेसर वर्क डन इंक्लूड होगा, जो कि हमारा है WC, यानी कि कंप्रेसर वर्क डन इक्वल टू MACP T3 डैश माइनस T2 डैश। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम फॉर्मूला को पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।